हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपको पहले भी बता रखा है कि आपके लिए हम 2021 के जो बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और ब्लूप्रिंट पर आधारित हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और हमने इससे पहले भी जो चैप्टर 2 है उसका हमने क्वेश्चन के आंसर डाल दिए हैं वीडियो पे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 ऊष्मा और ताप के बारे में हम बात करेंगे और इसी चैप्टर 3 का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल ही बार बार इसको रिवीजन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इसको आपको कैसे याद रखना है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी 95+ स्कोर कर सकें। और आपको भी करना है, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और हम आपको पूरा अच्छे से तैयारी कराएंगे जिससे आप 95+ स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास सबसे पहले जो प्रश्न है कि गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बताएंगे कि ऊष्मा का उत्सर्जन जो हीट है उसका ट्रांसमिशन होता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन व अवशोषक वस्तु के रंग की प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करता है। हल्के रंग या फिर सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक तथा काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, इसलिए गर्मियों में हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि जो हल्का रंग होता है या सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है, वो जो आने वाली प्रकाश है उसको उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, यानी परावर्तक के रूप में हम बोल सकते हैं। और दूसरा जो गहरा और काला रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, वो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास है कि यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता एक समान हो जाए या फिर समान होती तो क्या होता। तो सीधी सी बात है, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि यदि सभी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता एक जैसी हो जाए या समान हो जाए तो सभी वस्तु एक साथ गर्म होते और एक साथ ठंडे हो जाते। क्यों? क्योंकि सबकी ऊष्माधारिता एक जैसी है यानी समान है। अगले प्रश्न पर देखिए, प्रश्न है आपके पास कि गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है। तो जो गैस हैं और द्रव इनमें केवल आयतन प्रसार ही संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार इसलिए संभव है क्योंकि गैस और द्रव के जो अणु हैं वो क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। गतिशील होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसलिए इनमें क्या होगा, आयतन का प्रसार यानी आयतन प्रसार ही संभव है इनमें होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखिए कि जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तब उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग हो, उनको संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। एक उनके बीच क्या होगा, तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है जिससे कि गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु से कम। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में या वस्तुओं में तब तक प्रवाह करता है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए, अर्थात दोनों तापमान समान हो जाता है। ठीक है, ये आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर को देखिए, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में आया भी हुआ था। ठीक है,
तो उस दृष्टि से भी आप देखें तो अगर इस वर्ष के लिए भी यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। इसका सिंपल आंसर है कि भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है या फिर भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को ही हम लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है क्यों, है ना, क्यों फूटता है। तो देखिए क्या होता है, प्रसार होता है ना उसमें गैस का। तो गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है क्योंकि गैसों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। फलस्वरूप गुब्बारा ऊष्मा पाते ही अंदर की गैस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रसार होगा, यानी ऊष्मीय प्रसार अत्यधिक हो जाने के कारण गुब्बारा फट जाता है या फूट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो क्या है। इसका आंसर आपको लिखना है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, इसको याद रखना है आपको, है ना। एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की डिमांड कर रहे थे, तो इंग्लिश मीडियम का भी हम वीडियो हमने बना दिया है चैप्टर 2 का, तो वो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको हम एक वीडियो अलग से बना रहे हैं, तो उसमें आपके पूरे चैप्टर के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान, और जो सही जोड़ी या ट्रू फॉल्स, सही और गलत, सत्य असत्य आता है, यानी 15 नंबर के हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर तैयारी कराने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको इतना तैयारी करेंगे जिससे आप, अगर आप सही तरीके से तैयारी करें तो 100% है आपका 90+ या फिर 95+ स्कोर जरूर आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखें। इसका आंसर है ऊष्मा के संचरण किसके कारण होता है, तापांतर के कारण ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण करते हैं। कि हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। संचरण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है चालन। चालन क्या होता है, इसको आप बता दीजिए आंसर। कि चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़ बिना ही संचरित हो जाती हैं, चालन कहलाती हैं। उसी को कंडक्शन हम कहते हैं। ठीक है, कि पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़कर उसके बिना ही संचरित हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन या फिर चालन कहते हैं। 2 वस्तुओं के चालन द्वारा ऊष्मा का जो संचरण की जो शर्त है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला ये शर्त हो गया कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होनी चाहिए। दूसरा है कि उनके तापमान अलग अलग हों, भिन्न हों। ठीक है, नेक्स्ट है संवहन। संवहन क्या है कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति, किसकी, द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन यानी विकिरण। तो विकिरण क्या है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वही विकिरण कहलाती है। जैसे सूर्य से आने वाली ऊष्मा इसी माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, ये विकिरण के माध्यम से जो सूर्य की किरणें हैं हम तक या फिर पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए अगला प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। प्रश्न है परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। आप इसका आंसर बताएंगे। 0 केल्विन अथवा 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन या फिर 0 केल्विन
अथवा 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, यह न्यूनतम ताप होता है। ठीक, ये आप इसको बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है आपके पास, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? यूनिट बताना है इसका। तो देखिए इसका आंसर है आपके पास, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक पूछा गया है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न तापमानों को अन्य पैमाने में परिवर्तित करना है। पहला क्या दिया हुआ है इसमें कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, और फिर दूसरा प्रश्न आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है आपको। फिर 12 केल्विन यानी 12 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसको याद कर लीजिए आप कि F-32 डिवाइडेड बाई 180, ये इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल टू C/100। F यहाँ फ़ारेनहाइट है -32 180, और C क्या है यहाँ पास C सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले प्रश्न में देखिए आपके पास 14 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, C निकालना है आपको। तो यहाँ F-32, F की वैल्यू कितना है? 14 है। तो यहाँ पास F की जगह पे आप क्या करेंगे? 14 रखेंगे। देखिए C/100 F-32 अपॉन 180, तो C/100 और F की जगह पे आप 14 पुटअप कीजिए। उसके बाद 32 में 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, -18 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, C डिवाइडेड बाई 100, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 बन जाए 18। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास? 10 बचेगा। यहाँ माइनस साइन है तो C की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ओके, चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालना है। अब फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है? F फाइंड करना है। ठीक है, और C कितना दिया हुआ है आपके पास? 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पास पहले फॉर्मूले आप लिखें, F-32 डिवाइड बाई 180 और इज इक्वल टू C/100। C की वैल्यू कितना है आपके पास? 100 है ना। ठीक है, तो देखिए F-32 180 इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। ठीक है, तो C/100 इंटू 180 आ जाएगा। C की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए, तो 100 अपॉन 100 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर कितना बचा आपके पास? 180। तो इस -30 को F-32 को इधर आप राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये +32 हो जाएगा। तो 180 और 32 को दोनों को जोड़ दें तो कितना हमारे पास आएगा? F इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड नंबर में आपके पास प्रश्न दिया था 12 केल्विन को, ऊपर देख लीजिए प्रश्न आपके पास 12 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा इसके लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है। क्या है फॉर्मूला? K-273 अपॉन 100 इज इक्वल टू C/100। अब यहाँ पास K की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है तो उसको आप लिखेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों पक्षों में क्या है? डिनोमिनेटर मतलब हर में 100 है ना, तो इसका तिर्यक गुणा करके आप क्या करेंगे? यहाँ पास कैंसिल कर देंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? K-273 इज इक्वल टू C बचेगा। तो 273 और K की वैल्यू आपके पास 12 दिया हुआ है
तो पुट कर दीजिए वहाँ पास। फिर 12 माइनस 273, माइनस करेंगे 273 में 12 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा और 2 का 2, मतलब 261 डिग्री सेल्सियस, -261 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 12 है आपके पास कि 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, यदि इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दें तो मिश्रण का ताप क्या होगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखेंगे हम। यहाँ पास सबसे पहले अपने को ये जानना है कि दो स्थितियों में जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होगी वो एक होगी। तो अगर विशिष्ट ऊष्मा एक होगी तो उसका द्रव्यमान भी एक ही होगा। तो इस प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा S1 बराबर S2 बराबर S मान लेते हैं। तो यदि तापमान T डिग्री सेल्सियस पर अगर लिया जाए तो क्या होगा, तो गर्म वस्तु की ऊष्मा M1 इंटू S1 और गुणे ताप में कमी आ जाएगी। तो ताप क्या मानेंगे हम यहाँ पास T1। तो T1 में जब कमी होगी तो T डिग्री सेल्सियस माने तो उसमें हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पास M1 इंटू S1 और फिर जब ताप में कमी होगी तो T1 माइनस T हो जाएगा। ओके, यहाँ पास अगर आप देखें M1 और T1 ये क्या है, पानी का जो है प्रारंभिक द्रव्यमान और T1 प्रारंभिक ताप है। अब आगे देखें, अब इसी प्रकार से हम ऐसे ही लिख सकते हैं, M1 की जगह पे M2 लिखिए, S1 की जगह पे S2 लिख दीजिए और ताप में वृद्धि कर दीजिए। तो ताप में जब वृद्धि होगी तो M1 इंटू S2 T माइनस T2 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के बराबर। तो M1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू S2 इंटू T माइनस T2। ओके, तो इसको हम देखिए S1 बराबर S2 है, दोनों S हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होकर। अब इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ से M1 इंटू T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू T माइनस T2। ओके, अब आपको निकालना क्या है, सामान्य ताप। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आएगा आपके पास M1 इंटू T1 माइनस M1 इंटू T और फिर बराबर में M2 इंटू T फिर माइनस M2 T2। तो T वाले को एक तरफ कर दीजिए पक्षांतर करके, तो सामान्य ताप T बराबर आ जाएगा आपके पास M1 इंटू T1 प्लस M2 T2 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए वहाँ पास प्रश्न में दिया गया है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी M के जगह पे हम M1 और M2 के जगह पे हम 1 रख देंगे। T1 का मान आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमारे पास यहाँ 60 डिग्री लिख देते हैं, 60 लिखेंगे और फिर प्लस 1 और फिर 60 डिग्री है और इसे 40 डिग्री सेल्सियस दिया है ना प्रश्न में, तो T2 के जगह पे हम 40 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 60 में 1 का गुणा करिए अभी प्लस 40 में 1 का मल्टीप्लाई करके आप 40 आएगा। ठीक है, तो 60 प्लस 40 दोनों को जोड़ दें 100 आ जाएगा। नीचे आपके पास M1 और M2 दोनों का तो मान एक ही होगा, तो कितना होगा 2। फिर आप भाग कर दीजिए, आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी पानी के मिश्रण का जो तापमान है वो कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके पास, तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, इसका ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है, यहाँ पर 0 पॉइंट होगा, दशमलव है, 0.09 जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। चलिए इसका देखते हैं इसका आंसर। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इस जो हम आपको ये चैप्टर बता रहे हैं इससे आपके पास कुल टोटल अगर देखा जाए तो 7 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर के आएंगे, जिसमें कि 1 नंबर के भी कुछ प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न होगा और एक 3 नंबर का। इस प्रकार से इस चैप्टर से मिलाकर कुल 7 नंबर आपको रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं बताया, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर के जो पूरे प्रश्न हैं उनको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैंने उसको बता रखा है। और
जो 1 नंबर का होगा उसके लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। उसमें आपके विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सभी के सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका मल्टीपल चॉइस हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर सही जोड़ी या सही गलत, ठीक है, ट्रू फॉल्स जो पूछा जाता है, तो उन सभी का भी एक अलग से वीडियो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सॉल्व देखेंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले द्रव्यमान क्या दिया, बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम दिया है, ग्राम को हम किलोग्राम में बदल देंगे। ओके, तो कितना आएगा 500/1000 किलोग्राम। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m बराबर 0.5 किलोग्राम, ठीक। और प्रश्न में दिया हुआ है कि डेल टी का मान कितना है अपने पास 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, और S विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया हुआ 0.09 जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा की मात्रा, ये एक फॉर्मूला है, ऊष्मा की मात्रा Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल टी। अब इसके बाद सभी का मान रख दीजिए। m का मान कितना है अपने पास 0.5, s का मान कितना है 0.09 इंटू 40, ये t का मान हो गया। सबको सॉल्व, इसको इंटू कर रहे हैं नहीं, इंटू करने पर कितना आ रहा है आपके पास 1.8 जूल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पास आपके पास प्रश्न दिया गया है कि तांबे के एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। अगर आप इतना बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी वृद्धि होगी, जबकि तांबे के लिए यहाँ पास दिया हुआ है अल्फ़ा का मान कि 26 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। तो तांबे के तार की लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, उसको लिख दीजिए आप। T1 का मान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, कहाँ तक परिवर्तित किया गया, बढ़ाकर 50 डिग्री। तो T2 का मान कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा का मान क्या दिया 26 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है आपके पास डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। आप यहाँ से ताप निकाल दीजिए, तो 50 में 30 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक। फॉर्मूला है आपके पास डेल एल निकालने के लिए, मतलब लंबाई में जो वृद्धि है उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल टी। अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट अप करिए आप, उसका मान रखना है आपको 26 इंटू 10⁻⁻6 और फिर 100 इंटू 20, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए आप इसको। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करने पर यहाँ पास आप देख सकते हैं 10⁻6, ये फिर जो 2000 है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 10⁻3, ठीक। और फिर ये दोनों के घातांक 10⁻−6 और 10⁻3 को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके पास -3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और 26 में 2 का गुणा करने पे कितना आएगा 52, तो 52 × 10⁻−3 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब नेक्स्ट बहुत ही जल्द हम आपके लिए अगले चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।